सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आज हमारे बीच में हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को ज्योति जी, गीता जी सब मिलके आगे बढ़ाने वाले हैं और ध्यान हम कराएंगे। तो आइए सब मिलके अपनी ज्योति जी हाँ अपने अनुभव अपना बताइए जो आपको वो है हाँ हाँ हाँ। पहले रहे। सबको आत्मा वंदन। उसके बाद गीता जी अपना अनुभव देंगे आपको। हाँ, वो पहले मैंने आप सबको ब्रह्म ग्रंथि के बारे में समझाया था, लेकिन भूल गए होंगे तो मैं थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ। फिर जी इसके बाद विष्णु ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के बारे में बताऊंगी। तो जी जो मास्टर। तीन ग्रंथि हमारे शरीर में ही है। तो ब्रह्म ग्रंथि पहली है। वो ब्रह्म ग्रंथि ब्रह्मा सृजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो दिवस मैं पहले रिवाइंड कर लेती हूँ कि जो भूल गए हैं तो फिर वापिस आप लोगों सबको याद आ जावे। तो ब्रह्मा सृजन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे ही वंश वृद्धि का पक्ष भी रखते हैं। इस प्रकार यह कोई संयोग नहीं। ब्रह्म ग्रंथि आपके स्वादिष्ठान चक्र जनन अंगों में पाई जाती है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आधार से मूलाधार चक्र से आरंभ होती है, जहां सबसे अधिक स्नायु जाल पाया जाता है। ब्रह्म ग्रंथि में हमने ये सब कुछ सीखा था। ब्रह्म ग्रंथि सृजन, विस्तार व गुणन का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि लाखों लोगों को प्रतिदिन कड़ा परिश्रम करना पड़ता है ज्योति जी आपकी फोटो ताकि आ वे रही है अपने पेट भर और सके। कॉलर ठीक कर लीजिए। हाँ, कॉलर ठीक कर लीजिए। कॉलर अंदर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाखों लोगों को प्रतिदिन कड़ा परिश्रम करना पड़ता है ताकि वे अपने पेट भर सके। इसके साथ ही ऐसे लाखों लोग मौजूद है जो निरंतर धन का संग्रह कर रहे हैं, पद पद की उन्नति के लिए, बड़े घरों के लिए, बड़ी कारों के लिए आदि के आस लगाए बैठे हैं और अधिक अर्जन करने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं और फिर वे अधिक व्यय करते हैं। फिर वे अधिक कमाते हैं ताकि अपने सारे व्यय पूरे कर सके। यह 21वीं सदी की बुद्धिमत्ता और जीवनशैली हो गई है। जब एक साधक उन्नति करते हुए यौन व सृजन संबंधी विचारों से ऊपर उठता है तो उसका मन शांत व स्थिर होने लगता है। व्याकुलता के बवंडर शांत हो जाता है और भीतर से प्राकृतिक रूप से अहोभाग्य सामने आता है। सही मायनों में मेरे पास सब कुछ है। जिस प्रकार पूरी तरह से खिला हुआ फूल मधुमक्खी को स्वयं ही आकर्षित करता है, सृजन और प्रजनन से परे से गया हुआ मन भी अलग तरह के विचारों को अपनी ओर खींचता है। जब दूसरी ग्रंथि में उलझी अलग प्रकार की इच्छाएं मन में उपजती है और वो दूसरी ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि। कहीं ना कहीं हमारे भीतर स्थायित्व पाने की गहरी इच्छा ही कष्टों का मूल है। हम इस जगत के अस्थिर स्वभाव के साथ आरामदेह महसूस नहीं कर सकते। हम अपने आनंद, सुख व उपलब्धियों को शाश्वत बना देना चाहते हैं। हमें यह विश्वास करने में कठिनाई होती है कि सब कुछ अस्थाई है। वो हमारा मन कबूल ही नहीं करता है कि ये सब कुछ अस्थाई है, परिस्थिति बदलने वाली है, ऐसा कबूल ही नहीं करता है। हम अपने प्रियजन को कभी भी खोना नहीं चाहते और यदि हम उन्हें अपने साथ रख पाते तो शायद उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखना चाहते। किसी चीज को थामे रहने और हमारे पास जो भी है उसे संभाले रखना ही हमारा हार्दिक इच्छाओं में से एक है। ऐसी इच्छा ही हमें सीमित कर देती है। ऐसी जो भौतिक संसार की जो इच्छा है वो हमें सीमित करती है, बंधनों में बांध देती है। यह हमें बांधती है। यही दूसरी ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि।
विष्णु का स्थान हमारे हृदय चक्र में है। सदैव प्रसन्न रहने की, सदैव प्रसन्न रहने की हमारी इच्छा के आधार पर हम लगातार काम करते रहते हैं और ऐसे काम करते रहते हैं कि हमारा पराजय ही नहीं हो। यही आसक्ति ही सारे भावों का मूल है और भाव ही किसी भी साधक के लिए दूसरी बड़ी बाधा है। जब आप ध्यान के दौरान अपने मन को शांत करते हैं, तभी आप अपने भावों के प्रति सबसे अधिक सजग होते हैं। वे केवल सकारात्मक या नकारात्मक भाव नहीं, बल्कि दोनों का ही मिश्रण है। क्योंकि ये विचार है क्योंकि ये विचार है जिन्हें आपने नहीं छोड़ा, अब उन्होंने आपके हृदय में स्थान बना लिया है। वो विचार ने आपके हृदय में स्थान बना लिया है कि जिस विचार को आपने छोड़ा ही नहीं है। आपको पश्चाताप, अपराध बोध, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, वैर, आनंद, शांति व आदि से होकर गुजरना पड़ता है। कभी आनंद आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी ईर्ष्या होती है, तो ये सब परिबलों से हमको गुजरना पड़ता है। जब आप अपने विचारों को बाहर नहीं आने देते हैं और भीतर ही भीतर कुल बुलाते हैं, तो वे इच्छाएं या भावों में बदल जाते हैं। विष्णु सृष्टि के पालक है। आपकी इच्छाएं और भाव ही जीवन का आधार है। आपकी इच्छाएं और भाव ही जीवन का आधार है। एक पल के लिए इस बारे में सोचें। हम में से अधिकतर लोग केवल उस दिशा में काम कर रहे हैं जिसे हमें पाना चाहते हैं या हमें जिसकी परवाह हो। जिसकी परवाह है, जिसको पाना चाहते हैं, उसके ऊपर हम વધારે पुरुषार्थ करते हैं, ध्यान लगाते हैं। केवल उस दिशा में काम कर रहे हैं जिसे हमें पाना चाहते हैं या जिसकी हमको परवाह है। इच्छाओं तथा भावों की ग्रंथियां इच्छाओं तथा भावों की ग्रंथियां किसी भी गंभीर साधक के लिए दूसरी बाधा बन सकती है। क्या आपको इच्छाओं का त्याग कर भावों से रहित हो जाना चाहिए? क्या आपको इच्छाओं का त्याग कर भावों से रहित हो जाना चाहिए? सच तो यही है कि इच्छा और भाव हमें मनुष्य बनाते हैं। वे हमें वह बनाते हैं जो हम हैं। इच्छाओं और भावों से पूरी तरह मुक्ति पाना इतना सरल नहीं है। हो सकता है कि आपके मन में धनी या प्रसिद्ध बनने की लालसा न हो, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आप इच्छा से मुक्त हो गए हो। आपको धनी या प्रसिद्ध बनने की लालसा न हो, तो इससे ऐसा कहा नहीं जाता कि आप मुक्ति से भी परे हो गए हो। आज कुछ अलग खाने की इच्छा हो गई है, अपने प्रियजन से बात करने की इच्छा हो गई है, कोई फिल्म देखने की इच्छा हो गई, अपना मनोरंजन करने की इच्छा हो गई। ये सब इच्छाएं ही तो है। आपको अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करने में जितना श्रम करना पड़ता है, वह उतना ही आनंद देती है। जितनी मेहनत करोगे वो फल मिलेंगे तो खूब आनंद आता है। संतुष्टि का अनुभव देती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका वह अनुभव लंबे समय तक बना रहेगा, कि इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जब आपको इससे अधिक परिश्रम करना होगा और किसी चीज को पाने से अधिक संतुष्टि मिलेगी, तो वह आनंद का अनुभव और अधिक हो जाएगा। हमारे पास जो भी आता है हमारे पास जो भी आता है उसे हम कैसे स्वीकारते हैं, उसी से हमारी भावनात्मक अवस्था परिभाषित होती है। और यही अवस्था इन परिस्थितियों के बदले में हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकते। इससे आपके भीतर नकारात्मक भाव पैदा होगा। हो सकता है कि इससे आपको नीचा महसूस हो या आप आलोचक की निंदा करें।
इस मानसिक अवस्था में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कहें या करें जो आप सामान्य अवस्था में न करते। अगर आप चुपचाप अपनी निंदा का स्वीकार करते हुए अपने मन से बाहर जाने दे तो आपके भीतर नकारात्मकता उपज ही नहीं सकती। तो हमारे मन की चाबी किसी और के पास नहीं है, हमारे पास ही है। किसी की नकारात्मकता लेनी है, किसी की गाली लेनी है, वो हमको तय करना है। तो नकारात्मकता जो भी आती है हमको लेनी नहीं है। हम नकारात्मकता की उपज नहीं हो सकते। किसी भंवर की बजाय शांत ताल में तैरना है ज्यादा आसान होता है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि चक्रों पर ध्यान देते हुए आपको भावों और विचारों पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वे आपके लिए थोड़ा कम गहन हो जाते हैं। जब आपकी गहनता घट जाती है तो वे कोई भंवर नहीं बल्कि एक शांत ताल बन जाता है। और तब आप देख सकते हैं कि तल में क्या पड़ा है। वो स्थिर तल में नीचे गहराई में हम देख सकते हैं कि वो क्या पड़ा है। सब कुछ पारदर्शी तरीके से स्पष्ट हो उठता है। तो हम हमारा ही चेहरा, हमारा ही मन, हमारी बुद्धि तलदर्शी तलवे में जाके पढ़ सकते हैं कि हम कितने नकारात्मकता की सोच को दूर हटाते हैं या पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हैं। तो वो सब हमारे ऊपर ही है। आपके भावों से क्षणिक तरंगे तो उठेगी, किंतु वे बड़े भंवर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने ज्ञान लिया है। आप ध्यान करते हो, आप चक्र की साधना करते हो, आप श्वास के ऊपर ध्यान करते हैं, तो आपको वो तरंगे तो उठेगी, लेकिन वो भंवर की तरह नहीं बनेंगे। जब आप अपने काम संबंधी विचारों से ऊपर उठते हुए भावों से विलप होगे तो आपको अवशेष दिखाई देने लगेंगे। विचारों की एक अंतिम और तीसरी श्रृंखला आकर। ज्योति जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। नहीं, अभी जस्ट बंद अभी किया। हुआ। अच्छा, अभी विष्णु ग्रंथि खत्म हुई, अब रुद्र ग्रंथि के बारे में बताऊंगी कि गंभीर साधक के जीवन में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब वे अपने काम संबंधी विचारों से नहीं जूझते, जब उनके मन में किसी के प्रति भी नकारात्मक भाव नहीं होते। यह एक ऐसा चरण है जब वे सही मायनों में कृतज्ञ हो उठते हैं। जिस तरह मन स्थिरता का अनुभव पाने लगता है, ठीक उसी समय जब वे चट्टान के तल को देखने योग्य होते हैं, उसी समय वे विचारों की एक और श्रृंखला में फंस जाते हैं। नहीं, ये विचार कुछ अधिक पाने या कुछ अधिक बनाने से नहीं जुड़े, ये किसी को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं जुड़े, ये तो उनसे भी बदतर है। ये आत्मविनाशक भाव है जो साधक को बहुत ही संवेदनशील बना देते हैं। ये आपको अधूरेपन का एहसास दिलाता है और आपको लगने लगता है कि आप कभी भी इस अधूरेपन से उबर नहीं सकोगे। आपके मन की आंखों के सामने आपके दुर्बल क्षण, असफलताएं और अतीत नाच उठता है और आप अपने भीतर छिपी समृद्धि के बजाय उन बातों पर केंद्रित होने लगते हैं जो आपके पास नहीं है। तीसरी ग्रंथि रुद्र ग्रंथि कहलाती है। यह आज्ञा चक्र के ठीक बाद है। शिव की भूमिका संहारक की है। यह संहार अनिवार्य तौर पर विनाश नहीं बल्कि समापन के रूप में भी होता है। इस ग्रंथि को खोलने के लिए दोहरी प्रक्रिया को अपनाना होगा। पहले आपको अपनी विनाशक सोच से उबरना होगा।
आपको एहसास हो जाए कि आपको अपने अतीत को थामे रहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप समझ सकें कि आप अपने बीते हुए कल को आने वाले कल पर हावी नहीं होने देना चाहते। जब आप उस सजगता और वचनबद्धता के साथ ध्यान लगाते हैं, तो विनाशक विचार उसी तरह ओझल हो जाते हैं, जैसे ताली के तेज आवाज से ताली के तेज आवाज से पक्षी डरकर उड़ जाते हैं। दूसरी अवस्था इस बोध से जुड़ी है कि सारे विचार अपने आप में खाली होते हैं, इनमें कोई सार ही नहीं होता है, और अगर मैं महत्व नहीं देता तो वे अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते। विचारों को हमने ही आमंत्रित किया है और इसमें उलझे रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में इतने खाली है, वो कुछ अपना बिगाड़ ही नहीं सकते। उसको उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। विचारों विचारों के ऊपर ध्यान देते हैं, उसको महत्व देते हैं, तो वो अपने को डिस्टर्ब करता है। आप समझ सके कि आप अपने बीते हुए कल को आने वाले कल पर हावी नहीं होने देना चाहते। जब आप सजगता और वचनबद्धता के साथ ध्यान लगाते हैं, तो विनाशक विचार उसी उसी तरह ओझल हो जाते हैं, जैसे ताली के तेज आवाज से पक्षी डर कर उड़ जाते हैं। दूसरी अवस्था इस बोध से जुड़ी है कि सारे विचार अपने आप में खाली होते हैं, इनमें कोई सार नहीं होता है, और अगर मैं उन्हें महत्व नहीं देता, तो वे अपने आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान से देखें, तो आप पाओगे कि हर दिखाई देने वाली वस्तु का एक मूल होता है, एक निश्चित जीवन अवधि तथा समापन का एक बिंदु है। यह ग्रंथि आपके मस्तिष्क में है, क्योंकि वे कहते भी है कि यह सब आपके दिमाग के भीतर है। आप कुछ निश्चित भावों को अनुभव कर सकते हो। आपके मन में इच्छाएं हो सकती है। आप शारीरिक आत्मीयता की इच्छा रख सकते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क से उस सोच को निकाल सके, तो इच्छा या भाव इसी तरह तिरोहित हो जाएंगे, मानो उनका कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं। इसी ग्रंथि को खोलना सबसे कठिन होता है। यही आपके लिए सबसे कठिन राह है। रुद्र ग्रंथि को खोलने से आप चक्र ध्यान के समय उठने वाले विचारों को भी समाप्त करते हैं। यही कुंडलिनी जागरण की अंतिम अवस्था है, और सबसे गहन भी है। दृढ़ समर्पण, लगन और एकाग्रता के साथ साधक को शिव की तरह योगी बनना पड़ता है, ताकि इस ग्रंथि को खोला जा सके। जब आप अपनी प्रगति करने लगते हैं, तो आप बिना किसी प्रयास के अपनी सोच के लिए सजग होने लगते हैं। जिस तरह एक पक्षी स्वाभाविक तौर पर उड़ सकता है और एक मछली प्राकृतिक तौर पर तैर सकती है, उसी तरह आप भी प्राकृतिक तौर पर सजग हो जाते हैं। भले ही कोई ग्रंथि कितनी कठोर या उलझी हुई क्यों न हो, आप इसे खींचे बिना नहीं खोल सकते। कुंडलिनी ध्यान में कुंठा या अधैर्य का कोई काम नहीं है। एक गंभीर साधक जानता है कि उसे कितना धीरज रखना होगा। हमें ग्रंथि की पड़ताल के बाद दृढ़ किंतु सहज भाव से उसे खोलना होगा। इस तरह आपको ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि को देखना चाहिए। थोड़ी पड़ताल, थोड़ा निरीक्षण, बहुत सारा धैर्य और प्रयास, इन सब के मेल से आप इस ग्रंथि को खोल सकेंगे। तब कोई ग्रंथि इतनी कठोर नहीं रह जाती। अगर आप इस पथ पर चलते हुए धैर्य न हारे, तो आप वही नतीजे पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हो। यही कारण है कि मैं इसे कोई दर्शन नहीं, बल्कि चक्र विज्ञान कहता हूँ। चक्र
मैम म्यूट ऑल कीजिए ना, उसमें वहाँ ऑप्शन है ना, वो अपने आप म्यूट नहीं कर करा सकते। मैम। ज्योति जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जाता है। अभी हुआ। अभी हुआ। ये एक मैंने किया। पैराग्राफ फिर से ले लो। नहीं नहीं, अभी हो गया वो। यही कारण है कि मैं कोई दर्शन नहीं बल्कि चक्र। अभी दोबारा से फिर म्यूट हो गया आप। करो ठीक से। ज्योति जी, कोई आवाज आ रही थी इसलिए मैंने म्यूट किया था। अच्छा। कारण तथा प्रभाव का संबंध है। इस दिव्य लीला में कुछ भी कारण तथा प्रभाव के बिना कुछ भी नहीं घटता। सब कुछ बहुत ही सुंदरता के साथ आपस में जुड़ी हुई अंतः निर्भर तथा पक्षपात से परे है ये तीनों ग्रंथियां। और तीनों ग्रंथियां हमारे शरीर में ही है। जैसे चक्र साधना करते हैं तो तीनों ग्रंथियां एक्टिव होती है और खुलती है। अस्तु। थैंक यू ज्योति जी, बहुत सुंदर ज्ञान आपने दिया। तो दोस्तों, हमारे बीच में गुरु जी भी जुड़ चुके हैं, रंगनाथ सर। तो सर, आपका इस मंच पे बहुत बहुत वेलकम है। ओवर टू यू सर। गीता जी, हाँ मैम। सर आए हुए हैं ना? सर ठीक, जुड़े हुए हैं। मोहतर फाउंडेशन 2 है ना मैम उधर? तो आए हुए हैं सर। हाँ, वीडियो ऑन नहीं किए हैं। वीडियो भी नहीं है, म्यूट भी नहीं है, म्यूट है। ठीक है, आप शुरू कीजिए। मैम का हो गया क्या? जी मैम। ज्योति मैम का हो गया? हाँ जी मैम। हाँ हाँ। ठीक है। तो थैंक यू मैम, ध्यान, बहुत सुंदर ज्ञान दिया आप आज के सेशन में। थैंक यू थैंक यू। अभी पहले ध्यान कराएंगे गीता जी, आप अपना सब्जेक्ट देंगी? पहले सब्जेक्ट खत्म करती हूँ, बाद में ध्यान देंगे ना। तो सब्जेक्ट ठीक है, कितना रहेगा? अभी 20 तो मिनट्स, 20 तो मिनट्स ध्यान, तो लगेगा। तो 20 ध्यान के लिए फिर 20 मिनट्स ही बचेगा। 23 हो गया। नहीं, 10-15 तक करते हैं ना। 10-15 तक हो सकता है, 10-20 तक। हम्म। ओके, हम्म। कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ठीक है। नमस्ते ऑल मास्टर्स। पहले मैं महावतार बाबा जी को नमन करते हुए और हमारे पत्री जी गुरु जी को याद करते हुए और हमारे गुरु रंगनाथ गुरु जी को बस धन्यवाद देते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। और आज का सेशन का नाम है, एक है फैटी लिवर। एक मिनट। फैटी लिवर, और फैटी लिवर है आज का सेशन का नाम। और फैटी लिवर के कारण, लक्षण और उसके उपचार के बारे में आज जानेंगे हम। तो फैटी लिवर ये है ना, एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है जिसमें लिवर में अत्यधिक फैट जमा होता है। इसलिए उसको फैटी लिवर कहते हैं। यह समस्या अगर समय पर नियंत्रित न किया जाए तो लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस और लिवर कैंसर तक ऐसे गंभीर बीमारियां भी उसके कारण बन सकती है। तो फैटी लिवर क्या है? तो ये हमें जानना पड़ेगा कि फैटी लीवर क्या है, क्योंकि हमें फैटी लीवर होता है फिर भी पता भी नहीं चलता। जब जब लीवर की कोशिकाओं में 5% से अधिक फैट जमा होता है, तब तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है। यह समस्या 2 प्रकार की होती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, सॉरी। तो एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब NaFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। यह तब होता है जब लीवर में फैट शराब के सेवन के बिना जमा होता है, इसके शराब से ये नहीं होता है। तो अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है? ज्यादा शराब जो लेते हैं वो सेवन करने से होता है। तो फैटी लीवर का कारण क्या हो सकता है? फैटी लीवर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख है गलत खान पान हमारे। ज्यादा तली भुनी और जंक फूड जो खाते हैं उससे खाने से, ज्यादा मीठे और प्रोसेस्ड फूड खाने से, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा सेवन करने से, अधिक कैलोरी वाला जो भोजन, ये जो ऑल चिप्स बिस्किट्स, ये इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होता है इसको। तो अधिक कैलोरी वाला भोजन करने से भी हमें
क्या होता है, ये फैटी लिवर का चांसेस होता है। और मोटापा, डायबिटीज, मोटापा और डायबिटीज, ज्यादा वजन बढ़ने से शरीर में अतिरिक्त फैट लिवर में जमा होने लगता है। और टाइप 2 डायबिटीज के मरीज में, उन मरीजों में इंसुलिन रेसिस्टेंट की वजह से फैटी लिवर का खतरा अधिक हो जाता है, खासकर उनको। तो शराब और धूम्रपान, शराब के अधिक सेवन से लीवर की कोशिकाओं कमजोर हो जाती है और फैट का जमाव बढ़ जाता है। तो धूम्रपान भी लीवर की कार्यक्षमता को प्रभावित करने लगता है। शारीरिक गतिविधि की कमी, एक्सरसाइज न करने से शरीर, जब ये सब वो शराब पी लो या आप कुछ प्रोसेस्ड फूड जो बताया नहीं, जो नहीं खाना है, 1 मिनट। सॉरी, मेरा बेटा जो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर ये सब खाते हैं, तो अगर हमारी शारीरिक गतिविधि अच्छा है तो फैटी लीवर का चांसेस कम होने लगता है। खा के अगर हम शारीरिक गतिविधि ज्यादा किया तो भी फैटी लीवर कम होने का चांसेस भी है। तो शारीरिक गतिविधियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज न करने से शरीर में चर्बी क्या होता है, जमा होता है, जो लीवर को भी प्रभावित करती है। तो अनियमित दिनचर्या और तनाव, देर रात तक जागना, सही समय पर ना सोना और अत्यधिक तनाव लेने से भी लीवर को अफेक्ट होने लगता है। कुछ दवाओं और विषैली पदार्थों का प्रभाव भी, कुछ एलोपैथिक दवाएं जो स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेते हैं, उससे लीवर में बहुत खतरा होते हैं। और गोली भी खाते हैं ना सर दर्द के लिए, जब भी सर्द होता है तब किसी को आदत होने लगता है, वो गोली खाने से ही उसको क्या होता है, बंद होने लगता है। ऐसा आदत दोनों नहीं डालते, उनको भी लीवर फैटी लीवर होने का चांसेस होता है। तो फैटी लीवर के लक्षण क्या है? फैटी लीवर जब होता है, फैटी लीवर के शुरुआती चरण में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, पता भी नहीं चलता, लेकिन समय के साथ जो ज्यादा होता है तभी वो पता चलता है, लेकिन समय के साथ कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। तो आपको अपने बॉडी पर क्या करना चाहिए, आपके बॉडी को आप समझना चाहिए। थकान और कमजोरी, शरीर हमेशा सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। पेट के दाएं और क्या दर्द या भारीपन होने लगता है, खासकर भोजन के बाद अधिक महसूस होने लगता है। खूब भूख, जब हमें जब भूख ना लगना और अपचन होना, खाने की इच्छा कम हो जाती है धीरे धीरे। वजन बढ़ने लगता है, और यानी घटने भी लगता है, बढ़ता है या तो घटने लगता है। अचानक वजन कम होने लगता है, मोटापा बढ़ता है। त्वचा और आंखों की पीला पड़ना, यानी जॉन्डिस जो हम बोलते हैं, आंखों में येलो जैसा होता है ना, जॉन्डिस लीवर की कमजोरी के कारण होता है ये। ठीक है। चेहरे पर, गर्दन पर काले धब्बे होने लगते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण ये। तो नींद न आना और तनाव ज्यादा होना, लीवर की गड़बड़ी से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। फैटी लीवर की जांच, अगर ऊपर बताए गए लक्षण दिखते हैं सबको, तो डॉक्टर निम्न कुछ आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT बोलते हैं, लीवर की कार्यक्षमता का पता लगने के लिए, उस जानने के लिए टेस्ट कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी कराया जाता है, लीवर में चर्बी जमा होने के स्तर जानने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। फाइब्रोस्कैन भी बोलते हैं इसको। फाइब्रोस्कैन टेस्ट लीवर की कठोरता मापन करने के लिए ये किया जाता है। और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी किया जाता है, जब वो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तब भी लीवर का खतरा होता है। अन्य संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए ये भी टेस्ट किया जाता है। तो फैटी लीवर का उपचार हम जानेंगे। सही आहार, डाइट प्लान जो मैं बताऊंगी आपको। फैटी लीवर को ठीक करने के लिए हम इसको अपने जीवन शैली से भी ठीक किया जा सकता है, फैटी लीवर। ठीक है। अगर आप आगे आने से बचाना चाहते हैं तो भी आप इस डाइट प्लान को आप अभी से शुरू कर सकते हैं। तो क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां, पालक, मेथी, लौकी, ऐसे हरी जो भी है कलरफुल वेजिटेबल, कलरफुल हरी सब्जियां जो खाना चाहिए। ताजे फल,
सेब, पपीता और अनार, जामुन, ये सब खाना चाहिए। और सूखे मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम, काजू। अगर आप ज्यादा फैट है तो आप काजू ना खाएं, बस अखरोट और बादाम खाएं भिगो के, वो भी ठीक है। 5 बादाम 2 अखरोट। ओमेगा 3 से भरपूर चीजें, जिसमें भी ओमेगा होता है अलसी के बीजों में, और जो भी बीज होते हैं ना वो खाना चाहिए। कुछ लोग जो मछली समुद्र के आसपास रहते हैं, जो मछली तब से वो पैदा होते हैं तब से खाने लगते हैं, तो उसको हम जल्दी छुड़ाने को भी नहीं कहते, वो उसको आदत ही होता है, वो खा सकते हैं। साबुत अनाज मतलब होल फूड्स, जो जो गेहूं में होते हैं ना, जो ओट्स, ओट्स अच्छा होता है। ओट्स, ब्राउन राइस ऐसा, व्हाइट राइस ना लेना। हल्दी, अदरक और लहसुन, ये लीवर को डिटॉक्स करता है। और आप जानते होंगे कि लहसुन से क्या होता है, हमारा खून भी पिघला, ये होता है क्या, पिघलता रहता है। जो ये आइस जैसा होता है ना, तो पिघलता भी रहता है आइस लहसुन से। तो जांच और दही मतलब बटर मिल्क पाचन के लिए फायदेमंद होता है। क्या नहीं खाना है, जंक फूड तो ऑलरेडी बोला मैंने, नहीं खाना है। तली भुनी बिल्कुल भी नहीं खाना है। चीनी और ज्यादा मीठा चीजें नहीं खानी है। और शराब और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। रेड मीट से भी आप दूर रहना चाहिए, रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड को। सो एक्सरसाइज और योग, नियमित व्यायाम और योग करने से लीवर स्वस्थ रहता है हमारा। सो योगासन जो फैटी लीवर में फायदेमंद है, भुजंगासन, धनुरासन, फ्रॉग पोज, मंडूकासन जो बोलते हैं, धनुरासन मतलब बो पोज, भुजंगासन मतलब कोबरा पोज, ठीक है। और कपालभाति प्राणायाम लीवर की चर्बी कम करने के लिए, मतलब खाना, मतलब खाना ये करना, ये खाना, ये नहीं छोड़ा, ये बिल्कुल, ये बस ये नहीं करना है, उसके साथ ये योगासन भी करना चाहिए। होलिस्टिक हेल्थ मतलब सब आता है, ध्यान, योगा, आपके फूड, सब भी मिला के ही आपका हेल्थ बनता है। तो कपालभाति प्राणायाम लीवर की चर्बी कम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम लीवर को स्वस्थ रखता है। तो आप जब खाना ये नहीं खाना, वो सिर्फ आपने खाने पर ध्यान दिया, तो ये छोड़ दिया, वो खा लिया, तो ये ठीक नहीं होगा। आप उसके साथ ये योगासन भी करना चाहिए, और आपको योग ध्यान ध्यान में भी आप ध्यान भी करना चाहिए आपको। तो अनुलोम, ये सब मिला के हम होलिस्टिक बोलते हैं इसको। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, सभी प्राणायाम करना चाहिए, लीवर को स्वस्थ रखता है। तो घरेलू उपचार, हल्दी का सेवन, रोजाना हल्दी वाला दूध पीना लीवर के लिए अच्छा होता है। आंवला, विटामिन सी से भरपूर आंवला लीवर को डिटॉक्स करता है। आंवला कैसे खाना पता है आप, दो, अगर एक पर्सन खाना खाना है तो सुबह खाली पेट में 3 या 4 आंवले लेना, और उसमें थोड़ा धनिया, हरी धनिया उसमें डालना, और काली मिर्ची थोड़ी डालना, एक कड़ी पत्ता डालना उसमें, और थोड़ा पिंक साल्ट डालना। उसको उसको खाली पेट में उसको ग्राइंड करके जूस जैसा बना के, थोड़ा सा पानी डालना उसमें, तो उसको फिल्टर कीजिए, और आपका पेट फुल साफ होने लगता है आधे घंटे में। लेकिन आप उसको सुबह ही लेना है। तो इसको हमारे लीवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, और हमारा पेट भी ठीक तरह से इसको ये होता है। पेट भी हमारा क्या होता है, पेट भी हमारा, एक मिनट, तो पेट भी हमारा ठीक तरह से साफ होने लगता है। तो आंवले के जूस इस तरह से लेना है जिसमें विटामिन सी होता है। और नींबू और शहद, रोज सुबह गुनगुना पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से फैटी लीवर ठीक होने लगता है। और एलोवेरा जूस भी लीवर की सूजन कम करने में ये मदद करता है, एलोवेरा जूस। तो अलसी और तुलसी के पत्ते फैटी लीवर को ठीक करने में मददगार, बहुत ही ये फायदेमंद है। तो तनाव कम करे, जो मैंने बोला ना, होलिस्टिक हेल्थ मतलब सभी, मेडिटेशन करे, समय पर सोए और उठे, जरूरत से ज्यादा काम ना करे, जितना होता है आपको उतना ही करे। वजन कम करे आपका, अगर आपका वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे कम करे। अचानक वजन घटने से लीवर पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है।
तो फैटी लीवर एक आम लेकिन गंभीर समस्या है जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह मुख्य रूप से खराब जीवन शैली, असंतुलित आहार, मोटापा, मधुमेह और शराब के सेवन के कारण होता है। अगर समय रहते इसे ठीक न किया जाए तो यह लीवर सिरोसिस, लीवर फेल्यूर और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का रूप लेने लगता है। इस बीमारी से बचने और इसे ठीक करने के लिए स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम और प्राकृतिक उपचार को अपनाना जरूरी है। शराब और जंक फूड से परहेज लेना है और शुद्ध और पौष्टिक भोजन का सेवन, भरपूर पानी भी पीना है और तनाव को कम करना लीवर को स्वस्थ करने में मदद करता है। और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम न केवल फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं बल्कि संपूर्ण शरीर को भी स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही फैटी लीवर से ग्रसित है तो उसको फैटी लीवर पहले से है तो उसे तुरंत अपने आहार और दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए और जरूरत पड़े तो आप जब ये जीवन शैली से ठीक नहीं हुआ तो आप डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल होता है। इसलिए तो ये रहा आज का जीवन शैली में, हमारे समग्र जीवन शैली में लीवर, हमारा फैटी लीवर के बारे में। अब आगे आने वाले फैटी लीवर से बचना चाहती है तो ये बहुत ही अच्छा और समग्र जीवन शैली में मैंने बताया है। आप इसको क्या कीजिए, अपना जीवन शैली में अपनाइए, ठीक है। और एक सब्जेक्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब आप जानते हैं ना, लकवा, जो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। जिसको भी हम गाली या किसी पर गुस्सा है तो बोलते थे ना, इसको लकवा मार के इसको मृत्यु हो जाए, तो हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में वगैरह आपने देखा होगा कि ऐसे बोलते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम आध्यात्मिक में है और इसका इलाज भी है स्ट्रोक का, अगर आप सही समय पर इसका किया जाए तो स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक एक गंभीर चिकित्सा अपना आपातकालीन स्थिति है जिसमें मस्तिष्क और रक्त प्रवाह में बाधा आने के कारण ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। उससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती है हमारे, जो जिससे शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव पड़ने लगता है। यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो स्ट्रोक जीवन के लिए घातक हो सकता है या स्थायी अपंगता, मतलब पार्शियल क्या अपंगता हो जाता है, उसका कारण बन सकता है। तो स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक तब होता है तब मस्तिष्क के किसी भाग के रक्त संचार रुक जाता है या बहुत कम हो जाता है। इसे ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक, ISCHEMIC, इस्केमिक स्ट्रोक, जब किसी रक्त वाहिका में थक्का, ब्लड क्लॉट बनता है, उससे भी मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। तो हेमरोजेनिक स्ट्रोक, जब मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाती है और रक्तस्राव, ब्लीडिंग होने लगता है तब। तो TIA, ट्रांजिएंट इस्कोमिक अटैक या मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको। ये अगर आप इसको जल्दी किया जाए तो ये पार्शियल अटैक भी नहीं होता और ये जल्दी ठीक भी हो सकता है। यह एक अस्थायी स्ट्रोक होता है जिसमें रक्त प्रवाह कुछ समय के लिए क्या होता है, रुक जाता है अपने आप। कभी कभी ये अपने आप भी ठीक होने लगता है। किसी का मुंह ऐसा थोड़ा ऐसा हो जाता है, लेकिन इसको समय पर किया जाए तो ये जल्दी ही ठीक हो जाता है, लेकिन यह गंभीर नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। और स्ट्रोक के कारण क्या है? स्ट्रोक के मुख्य कारण है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या करें ना, स्टेबल रखना है इसको। तो अत्यधिक उच्च रक्तचाप हाई रक्त वाहिकाओं को कमजोर करती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। हृदय रोग, हार्ट डिसीजेस, अनियमित दिल की धड़कना, ठीक है, और हृदय में रक्त के थक्के बनने से इस्केमिक स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। तो मधुमेह, डायबिटीज, मधुमेह के मरीजों में रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा अधिक होता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। धूम्रपान और शराब के सेवन, धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है और रक्त में थक्के बनने की संभावना बढ़ता है।
अत्यधिक शराब का सेवन रक्तचाप बढ़ाकर हेमरेजेनिक स्ट्रोक का कारण बन सकता है। मोटापा और अनियमित जीवन शैली, ज्यादा वसायुक्त भोजन और शारीरिक गतिविधियां की कमी से रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शराब, कोलेस्ट्रॉल मतलब हमारा एलडीएल है ना, धमनियों में जमा कर रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। तो मानसिक तनाव और डिप्रेशन, लगातार मानसिक तनाव और चिंता से रक्तचाप बढ़ता है, जिससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है। जेनेटिक कारण, एक मिनट, मानसिक तनाव और डिप्रेशन, लगातार मानसिक तनाव और चिंता से रक्तचाप बढ़ता है, जिससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है। जेनेटिक कारण यानी आनुवंशिकता, यदि परिवार में किसी को स्ट्रोक हुआ है तो भी अगली पीढ़ी में इसके होने की चांसेस अधिक होता है, ठीक है, अधिक रहता है। लेकिन आपका जीवन शैली अच्छा है तो ये चांसेस कम रहता है, होता नहीं। उम्र का जो भी डिपेंड है, हमारा जीवन शैली पे ही डिपेंड है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है उम्र का असर, मतलब 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है। 55 मतलब 55 साल। स्ट्रोक के कारण आप घबराना भी नहीं, अगर आपका जीवन शैली अच्छा है तो कुछ नहीं होता। तो ये आप जीवन शैली से क्या होता है, आप इससे बच सकते हैं। और स्ट्रोक के लक्षण क्या है? स्ट्रोक के लक्षण अचानक और गंभीर हो सकते हैं। इनमें शामिल है चेहरे का झुक जाना, चेहरे अचानक टेढ़ा हो सकता है, या मुस्कुराने में परेशानी हो सकती है, हाथ या पैर का कमजोरी या सुन्न होना, शरीर के एक तरफ कमजोरी महसूस होना, बोलने में कठिनाई होना, स्पष्ट या धीमी आवाज आना, कुछ भी बोलने या समझने में उनको परेशानी होती है। तो अचानक सिरदर्द होने लगता है बिना किसी कारण के, तेज सिरदर्द, खासतौर पर अगर यह उल्टी या चक्कर के साथ हो तो देखने में दिक्कत होने लगता है। एक या दोनों आंखों से क्या होता है, दिखने में परेशानी या धुंधलापन भी हो सकता है। चक्कर आना और संतुलन खोना, अचानक खड़े होने या चलने में कठिनाई महसूस होने लगती है। संज्ञानात्मक समस्याएं, स्मृति, हमारा मेमोरी पावर कम होने लगता है, स्मृति हानि होने लगता है, भ्रम या एकाग्रता में कठिनाई होने लगती है। तो FAST एक टेस्ट है स्ट्रोक की पहचान करने के लिए, ये होता है। FAST टेस्ट अपनाएं। F मतलब फेस ड्रूपिंग, क्या चेहरे का एक हिस्सा झुका हुआ है? A मतलब आर्म वीकनेस, क्या एक हाथ ऊपर उठने पर नीचे गिर जाता है? यस। स्पीच डिफिकल्टी, क्या व्यक्ति साफ बोल पा रहा है? T मतलब टाइम टू कॉल इमरजेंसी, तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। ये याद रखिए आप। स्ट्रोक का इलाज, ठीक है, नेक्स्ट वाला है हमारा, स्ट्रोक का इलाज क्या है? आपातकालीन चिकित्सा सहायता, स्ट्रोक का इलाज जितना जल्दी हो उतना बेहतर, ठीक है। 3 से 4 घंटे के अंदर मेडिकल सहायता लेना जरूरी है। इस्केमिक स्ट्रोक में रक्त प्रवाह बहाल करने के लिए तो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स मतलब थ्रोम्बोलाइटिक दवाएं, इसको दिया जा सकता है। अगर इसको जल्दी लेके जाते हैं ना, 3 या 4 घंटे, ये सब उनको दिया जाता है। हेमरोजेनिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग रोकने और रक्तचाप नियंत्रित करने की दवाएं दी जाती है। दवाएं और चिकित्सा उपचार, एंटीकोगुलेंट्स रक्त को पतला करने के लिए ये दिया जाता है। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए इसको दिया जा सकता है। एस्पिरिन आदि दिया जा सकता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी जरूरी है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए दवाएं लेना भी जरूरत है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला दवाएं से स्टेटिन्स दवाएं भी दी जा सकती है। तो सर्जरी और अन्य उपचार भी यहाँ पे किया जा सकता है। अगर आप जब लेते हैं उनको, अगर गंभीर परिस्थिति है तो गंभीर मामलों में कैरोटीन
केराटिन एंड्राटेरेक्टोमी सर्जरी किया जाता है इसमें से। वो क्या होता है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, रक्त का थक्का निकालने के लिए ये प्रक्रिया किया जाता है। तो रक्त वाहियों में ब्लॉकेज खोलने के लिए इसको किया जा सकता है, स्टेटिंग किया जाता है इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक और घरेलू उपचार क्या है? अगर पचना है तो हल्दी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिसमें, ये बहुत ही फायदेमंद है वो हमारे हेल्थ के लिए। लहसुन, मैंने ऑलरेडी बोला कि ये रक्त को क्या पतला बनाता है, मुझे हिंदी में जल्दी याद नहीं आता। रक्त को ये पतला बनाता है, जब ब्लड गाढ़े होते हैं ना, इसको पतला बनाता है लहसुन। रक्तचाप नियंत्रित करने में मदद करता है। अदरक, ब्लड को थिन करता। हाँ ब्लड थिनिंग बोलते हैं इसको। तो ये लहसुन से भी ठीक बोलते हैं जो भी सुबह उठते ही लहसुन को थोड़ा सा गर्म करके या थोड़ा उसको फ्राई करके भी लेते हैं उसको। सो अदरक रक्त को पतला करने में सहायता करता है। ग्रीन टी भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायता मिलती है, गुड क्वालिटी ऑफ ग्रीन टी। सो मेथी के दाने भी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर नियंत्रित करते हैं। तो फिजियोथेरेपी भी किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी और पुनर्वास, प्रभावित अंगों को पुनः सक्रिय करने के लिए फिजियोथेरेपी भी किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए योग और ध्यान, ठीक है। इसमें और स्पीच थेरेपी भी, बोलने की क्षमता बहाल करने के लिए क्या स्पीच थेरेपी भी किया जा सकता है। तो स्ट्रोक से बचने का उपाय क्या है? अगर आपको आगे ना हो, हमें बचने के लिए क्या करना है? नियमित व्यायाम करें, रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या योग करें आप। संतुलित आहार, मतलब योग मतलब 30 मिनट्स योग करना, 20 मिनट्स क्या प्राणायाम करना चाहिए। तो पूरे 1 घंटे आप योगा प्राणायाम को देना चाहिए। संतुलित आहार ले, फल सब्जियां बहुत, और अनाज और होल फूड्स, और हेल्दी फैट जो होते हैं उसका सेवन करना, जो भी हेल्दी फैट्स होता है उसका सेवन करना चाहिए। धूम्रपान और शराब से बचना चाहिए। तनाव कम करना चाहिए। ध्यान और प्राणायाम, तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। सो रक्तचाप और शुगर को नियंत्रित रखें, ये बहुत ही जरूरी है। पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। रोजाना 7 to 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। वजन नियंत्रित करना, मोटापा मैडम गीता जी आप म्यूट हो गए हैं, ध्यान में बिठा दीजिए, सर कह रही है। हाँ, एक हो गया मैम, एक सेकेंड है। स्ट्रोक एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे रोका और ठीक किया जा सकता है। समय पर इलाज, सही आहार और स्वस्थ जीवन शैली पर नियमित व्यायाम से स्ट्रोक के खतरे को कम किया जा सकता है। यदि स्ट्रोक के लक्षण दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र उपचार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप ध्यान में बिठाइए। दोस्तों सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, अपने पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को क्रॉस करें और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और एक सुंदर म्यूजिक के साथ आप ध्यान कीजिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, अपनी सांसों पे आपने ध्यान देना है, जांच करना है। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें, हम जो ये कर रहे होते हैं इसे आनापानसती ध्यान कहते हैं। तो आइए सब बैठ के अपने आप को सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। पूरी पूरी शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और सबसे पहले हम अपने ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमस्कार करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमस्कार करते हैं, अपने स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते हैं और हमारे जो भी ये हिमालय के योगी हैं उन सभी को नमस्कार करते हुए ये सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार करेंगे और उन सबका ही आवाहन करते हुए ध्यान की में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, ब्रह्मऋषि पत्री जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान प्लीज कम हियर एंड बी विद अस।
हिमालय के सभी योगी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और सप्तऋषि पत्नियां प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और हमारे एस्टर मास्टर, एस्टर एंजल सभी यहाँ पे आए और हमारे ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। मास्टर सभी महसूस कीजिए कि आपके पास जिनका आपने आवाहन किया सभी आ चुके हैं। उनको एक सुंदर आसन दे दीजिए और आसन पे उनको ध्यान में के लिए रिक्वेस्ट करिए। एक संकल्प लीजिए कि आज अब मेरा केवल और केवल ध्यान करने का समय है। मेरे कोई विचार मुझे आगे तक ना करे, सिर्फ मुझे ध्यान और ध्यान करना है। और अपनी आती और जाती सांसों के साथ जुड़ जाए दोस्तों।
धीरे धीरे दोस्तों अपने भौतिक शरीर में आ जाएं और आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। और जो दोस्त बाहर आ चुके हैं ध्यान से, वो अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहे तो वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद बहुत बहुत। यस दोस्तों, हैंड रेज कीजिए जो अपना अनुभव शेयर करना चाहे। मैं सभी को म्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ, अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ। जो भी अपने आप को अनुभव बताना चाहे म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस मास्टर, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? मैम आज एकदम शांति से गहरा ध्यान लगा। थैंक यू ज्योति जी। शांति से एकदम धीरे 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 जी, मजा आई, बहुत मजे में मजा आई। मजे में ही रहूँ। मजे में ही रहने का है। यस। यस दोस्तों, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा? थैंक यू मंजू जी। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं दोस्तों आप सभी। मैंने ऑप्शन दे दिया है म्यूट करने का। और नहीं अनम्यूट हो पा रहा है तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट कर देती हूँ, ऑप्शन दे देती हूँ दोबारा से। यस सोनम जी बोलिए, सुषमा जी बोलिए। सुषमा जी आपने अनम्यूट किया है। हाँ जी, आत्मवंदन, नमस्कार। आत्मवंदन मास्टर। 4 दिन बाद ज्वाइन कर रही हूँ, बाहर गई हुई थी शादी में। वो अच्छा। 4 दिन ऐसा लग रहा था, 4 दिन बाद सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। गीता जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है मुझे, 4 दिन बाद सबको देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सुषमा जी। थैंक यू। यस सोनम जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मास्टर, कोई अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई सवाल है या किसी का कोई भी अनुभव बताना चाहेंगे तो बताइए, नहीं तो फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो ज्योति जी गीता जी हाँ यस यस यहीं पे मैम, फिर बोलिए। यस, तो फिर क्लोज किया जाए सेशन। कोई हाँ। तो अनुभव बताना नहीं चाह रहा आपका? ठीक है, कोई अनुभव शेयर करता है तो कीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे बंद करेंगे। बंद यस कर। मास्टर। ये दिलीप शर्मा जी हिसार से, आपने आपको अनम्यूट कीजिए तो मास्टर। थैंक यू मैडम, आपने जो जानकारी दी वो बहुत अच्छी है। आप जो कर रहे हैं वो इस देश के लिए बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू मैडम, आप इसी तरह से करते रहें, भगवान आपको सुखी रहे, हम यही दुआ करते हैं आप लोगों से। आप जैसे शिक्षक लोग इस देश में आएंगे तो इस तरह का उपकार भी होगा।
धन्यवाद मास्टर। थैंक यू मैडम। थैंक यू जी। यस गायत्री जी, गायत्री जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चुटकी गप्पा करो। गायत्री जी, नहीं, गायत्री जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बोलिए बोलिए ना। नहीं, बोलना अपना नहीं चेहरा चाहते। दिखाइए, बोलने से ही सब कुछ चेहरा तो दिख रहा है मिलेगा। गायत्री जी का, अनम्यूट नहीं कर रहे। अनम्यूट प्रवीण कीजिए, कुमार वो जी, रेड बटन है ना, उसको उस पे प्रेस कीजिए। वो लाल रंग का है ना, उस पे प्रेस कीजिए। शायद उनको अनम्यूट करना नहीं आ रहा है। कुसुमाकर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप हैं क्या, नहीं है? कुसुमाकर जी, स्क्रीन। तो ठीक है मास्टर्स, हम आप आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहें। ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತ್ರಾಸ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ನಿನಗೆ? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, डिवाइन नाइट। और ऐसे ही ध्यान में बने महाअवतार फाउंडेशन। यस सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। यस रंगना सर, आपने हैंड रेज किया था। आपको होस्ट है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये रतन कुमार जी को कहाँ से है? रतन कुमार नहीं मास्टर, ये तो महाअवतार फाउंडेशन सर आए हुए हैं, रंगना सर आए हुए हैं। नहीं तो मैम, ये रंगना सर नहीं है, ये सूर्य जी है। हैं? उन्होंने महाअवतार फाउंडेशन नाम लिखा है, देखिए। ये रंगना सर नहीं है। हाँ, ये इसका पूजा का वो है। हम्म। सूर्या फैमिली आ गया। हम्म। हरि ये ओम मैम। नाम क्यों बदला है उन्होंने? यस हरि ओम सूर्या मैम। जी, क्या बोलिए, बोलिए। नमस्कार सूर्या जी, बोलिए क्या बात है। बस कोई नहीं, आज चंचला जी से बात हो रही थी तो कह रहे थे आज आप आइए जरूर। मैं कहा चलो जी मैं आऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन कहते भी आपने कुछ कहना नहीं है। मैं कहा चलो नाम चेंज करके चले जाता हूँ। फिर थोड़ा सा नहीं, बस। देखिए आपको ये वेलकम है इस मंच पे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपका बाइकआउट नहीं करना, पर लेकिन जो यहाँ की पद्धति है कल मुझे 2 बार हमें रिमूव किया उसी। उन्होंने, कल मैम ने। अभी मैंने कुछ तो, क्वेश्चन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, 2 बार उन्होंने मुझे निकाल दिया था तो मीटिंग से। मास्टर देखिए उन्होंने सूर्या निकाला जी, मैं मुझे। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो यहाँ की ये पद्धति है तो फॉलो कीजिए। ये मैं और नहीं करवाती, ये सब गुरु जी के आदेश से चलता है। गुरु जी ने ही वो महाअवतार फाउंडेशन का जो ग्रुप है उनमें से निकाल दिया था। मुझे राइट नहीं है और मुझे वो ऑप्शन भी नहीं है। नहीं, नहीं आप नहीं, मैं वो वाली बात नहीं मैम। कल यहाँ क्वेश्चन से मीटिंग में था ना मैं कल। तो अभी क्वेश्चन करना ही था मैम से। अभी मैंने पूछा कि मैम मैं क्वेश्चन कर लूं, तो इन्होंने यस बोला। यहाँ पे तो जो उन्होंने मुझे पद्धति हम पहले ही 2 बार वैसे ही सालों से निकाल 35 ईयर से चल रहा है, ये देखिए एक सूर्य साल जी, से हम नहीं। आपकी पद्धति को भी डिनाई नहीं कर रहे कि आपकी पद्धति खराब है, लेकिन हम दिया। उस पद्धति को अपने पर्सनल लेवल पे सीख सकते हैं।
और मित्रा यहाँ मैम ये में बोलिए जो कि ये हाँ 35 ईयर से चल रहा है जो भी अब यहाँ हाँ, पे जो हमारे हम लोग ग्रुप में करते हैं। आनापानसती ध्यान है उसी को हम प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। और उसी को हमें आगे बढ़ाना है, हमें अपने आप को जानने के लिए अपने भीतर जाने की यात्रा करनी है। हमें हाँ यहाँ यस पे यस देवता, मैं यस कहना मास्टर। चाहता हूँ। और हमें जैसे जो देवता है या जो भी आप जो पद्धति आप अपनी चला रहे हैं चलाना चाह रहे हैं, वो हाँ पद्धति जी। हम घरेलू यूज में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ ध्यान के लिए है और इसमें सिर्फ ध्यान हम्म सिखाया जाएगा। ध्यान की पद्धतियां कोई भी हो सकती है, आनापान सती ध्यान, चक्रा ध्यान और साकार ध्यान, ये मतलब सारी चीजें, बहुत सारे चक्कर ध्यान के बहुत सारी वो है पद्धतियां हैं। वो हम्म। आप अगर सिखाना चाहें तो बहुत वेलकम है आपका इस मंच पे। और मैं तो बाकी मैम चाहता ही था, मैं एक क्लास लेना चाहता था और, लेकिन चलो उससे पहले देखिए, बोला हम था। बता रहे हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप देखिए आनापानसती ध्यान में और सांसों पे, ये यहाँ पे इस मंच पे आप डेली आ सकते हैं। डेली जो भी अपना अनुभव बताना चाहे और ध्यान कराना चाहे तो वो भी कराने के लिए आपके लिए ये मंच खुला ऑफर दे रहा है आपको। हाँ लेकिन पर मैम मैं बस आपको एक बात हमारे कहना चाहता हूँ। हमारा सुनिए एक मैम। जो बीच में हमारी जो है ये, हमारे उसी बीच में रहना होगा आपको। लेकिन मैम मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अभी भी मैं यही कहूंगा, यदि जी आप मेरे उसमें सहमत हो जी तो बोलिए। यहाँ पे ज्यादातर लोग 50 साल से ऊपर है ना, हम्म। जो भी हैं। या ये तो है नहीं कि इनके अंदर, सबके अंदर एनर्जी देखिए बन गई है, देखिए, तो मैं बता रही कम हूँ भी है, कहना चाह कम रहा हूँ। उम्र सूर्या के जी। भी है, सभी उम्र के हैं, ये 50 सारे 50 के हाँ, ऊपर के नहीं है।